नमस्ते, स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। मोहन झाल्टा जी, यशपाल राव जी, वंशिष घोल, आदित्य पंडित, मोहन झोल्टा जी, अतिन सोनी, राजेश गंगोत्रा जी, धीरज शर्मा जी, रूपलाल जी, सबका स्वागत है। अश्विनी शर्मा जी, आपका भी, संजू कौंडल जी, अभिषेक प्राशर जी, प्रगुण सूद, नीलम शर्मा, अर्पित सोनी, संजय सोनी, राजेश, रूपलाल जी, देसराज जी, दुर्गेश बिष्ट जी, भीम शर्मा जी, ममता, सतीश शर्मा, सला शास्त्री जी, गुड इवनिंग, स्नेहलता जी, विजय कुमार पिंटू जी, संतोष कुमार जी, कंचन शर्मा जी, सौरभ लखनपाल जी, विनोद बालिया जी, निशा ठाकुर जी, रंजीत सिंह जी, सलीम अहमद जी, विकास मलकोटिया जी, सुनील ठाकुर जी, आशु अशोक ठाकुर जी, सुषमा सिंह, महेश कश्यप, नसीब ठाकुर, अमना खातून, संदीप वर्मा, रवि कुमार, हेमराज वर्मा जी, रमन शिमला जी, दीपचंद जी, अजय वैद्य जी, दीपक ओझा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, विनोद ठाकुर जी, नीलमणि शर्मा जी, रंजना कुमारी जी, रीना चौहान जी, विकास शर्मा जी, शकुंतला शर्मा जी, बिजू शर्मा जी, मिलाप चौधरी जी, कमलेश ठाकुर जी, बलदेव सिंह जी, अजय कुमार जी, अनिल धीमान जी, हांसा गुलेरिया जी, सपना ठाकुर जी, भावना ठाकुर जी, दीपक कौशल जी, राकेश मल्होत्रा जी, प्रवीण वैद्य जी, संजय वर्मा जी, रजनीश गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। प्राइम टाइम की मुख्य खबरों में जो सुर्खियां हैं, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जमा 2 के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने जो फार्मूला बनाया था, कोर्ट ने उस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यानी अब उस फार्मूले के तहत बच्चों को अवार्ड दिए जाएंगे पेपर्स के बिना, क्योंकि पेपर तो हुए नहीं, उनको प्रमोट कर दिया गया। तो अब ये अवार्ड की जो एक प्रक्रिया थी वो अपनाई जानी थी। वो प्रक्रिया अब जो सीबीएसई ने रखी थी उसको ऑलमोस्ट अप्रूव सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। और अब उसके आधार पर मार्किंग जल्दी से जल्दी होगी और जुलाई में ही नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे, ताकि आगे किसी की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उसको कोई दिक्कत ना हो। और बीच में टाइम भी दिया जाएगा कि अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो अपनी ग्रीवेंसेस उठा सकता है। उधर बीजेपी का 3 दिन का मंथन खत्म हो गया है और सारी बातें महंगाई डाइन पर जाकर सिमट गई हैं। सब लोगों ने एक सुर में कहा है कि बाकी तो ठीक है, लेकिन महंगाई डाइन खा जाएगी। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश के लिए एक चिंता का दिन था। चिंता इस बात की कि पहली बार, ऐसा नहीं है कि एनजीटी ने यहाँ किसी प्रोजेक्ट में कोई निर्देश न दिए हो, कि आपत्ति न जताई हो, लेकिन पहली बार एनजीटी का बनाया एक फुल बेंच यहाँ पे अवैध खनन की तहकीकात करने आया था। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, सियासतदानों के लिए भी, सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। पर्यावरण वाले तो पहले ही चिंतित थे, पर्यावरणविद तो। ये पहली बार है हिमाचल के दामन पर ये दाग पहली बार लगा है कि इतना बड़ा मामला इसको बन गया है ये अवैध खनन का, कि अब एनजीटी की फुल बेंच यहाँ पे आकर तहकीकात कर रही है और नाराजगी भी जता रही है। क्या क्या हुआ इसको बताएंगे। आज 5 लोगों का पैनल रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में आया था, इसकी पूरी खबर आपको देंगे। आज 298 केसेस आए हैं, लगभग 300 मान लीजिए राउंड फिगर में। 9 लोगों की मौत हुई है। और उधर WTC के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। कल से ये मैच होना है और सबकी निगाहें इस बात पे हैं कि न्यूजीलैंड और इंडिया में से कौन बेहतर खेलकर इस मैच को जीतता है। जो भी होगा, मैच बड़ा जबरदस्त होगा। पहले इसको लॉर्ड में होना था, अब ये साउथहैम्पटन में हो रहा है। कोविड की वजह से इसका वेन्यू बदल दिया गया था। एक एक चीज आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जमा 2 के जो बच्चे जिनको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जिनको ये चिंता थी कि प्रमोशन के बाद उनकी जो मार्किंग है वो किस पैटर्न पे होगी। तो मार्किंग का पैटर्न ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है, तय हुआ है कि जो सीबीएसई ने एक फार्मूला रखा था कोर्ट के सामने, और उस फार्मूले में कहा गया था कि 10th, 11th और 12th के जो पेपर हैं, जो प्री बोर्ड के पेपर हुए हैं मैक्सिमम लोगों के, या उससे बोर्ड के पेपर से पहले जो परीक्षा हुई है, चाहे वो सेकंड टर्म की हो
या फर्स्ट टर्म की हों जो स्कूलों में होती हैं, और अगर कहीं प्री बोर्ड हुए तो उसको आधार लिया जाएगा। तो ये 10th, 11th और 12th के नंबरों को मिलाकर कुल 100 नंबर दिए जाएंगे, और ये प्रैक्टिकल के भी 100 नंबर होंगे, ये कहा गया है। लेकिन प्रैक्टिकल के 100 नंबरों के लिए जो स्थानीय स्कूल हैं जहां जहां बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को मान्य होगा, जो बच्चों ने दिए हैं। जो टीचर्स ने बच्चों को नंबर देंगे वही मान्य होंगे। लेकिन जो दूसरी मार्किंग है उसमें 30% 10वीं के, 30% 11वीं के, और 60% जो है माफ कीजिए बाकी जो है 60% के आधार पर नंबर जो है 40 माफ कीजिए 30-30 और 40 का जो फार्मूला है, 40% जो बाकी के हैं वो 12वीं में जो प्री बोर्ड या जो पहले की परीक्षा होगी उस पर आधारित किए जाएंगे। तो ये फार्मूला सीबीएसई ने रखा था, जिसे ऑलमोस्ट जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने सैद्धांतिक सहमति इस पर दे दी है। और इसके साथ ही सीबीएसई ने आईसीएसई, साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई को अपनी वेबसाइट पर ये मूल्यांकन योजना जो है, ये मार्किंग पैटर्न, ये मार्किंग स्कीम जो है, ये अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं। 30-30% अंक जो है, एक बार फिर से बता दूं, 10th और 11th के जुड़ेंगे 30% और 40% जो है वो कक्षा 12वीं के जो प्री बोर्ड पर आधारित होंगे। तो हिमाचल प्रदेश में अभी अब एचपी स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो इसी की वेट कर रहा था। तो अब यही फार्मूला यहाँ पे भी लागू होगा, क्योंकि यहाँ तो प्री बोर्ड हुए थे। पहले ये भी कहा जा रहा था कि जो एक पेपर हुआ है उसको भी मिलाया जाएगा, सीबीएसई का एक पेपर हो गया था, यहाँ भी बोर्ड के कुछ पेपर हो गए थे 2, तो उनको मिलाया जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिलाया जाएगा। और सीबीएसई ने यह भी बताया कोर्ट को कि प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं उसके 100 अंक होंगे, और छात्र छात्रों को स्कूल द्वारा दिए गए अंक ही प्रैक्टिकल के लिए जो है मान्य होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स ने जो दिए होंगे वहां पे असेसमेंट दी होगी वो ली जाएगी। तो ये फार्मूला तय हो गया, और अब इसके आधार पर ये जल्दी जो है 31 जुलाई से पहले रिजल्ट घोषित किया जाएगा, ताकि आगे जो दिक्कत ना हो। इसके लिए हल्फनामा दिया गया है सीबीएसई द्वारा कि 31 जुलाई से पहले हम लोग रिजल्ट की घोषणा कर देंगे जी। तो ये नतीजे किस तरह से तय होंगे, ये सारा मामला जो है तय हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। और उधर बीजेपी का मंथन जो 3 दिन का था वो आज समाप्त हो गया शिमला में। आज मुख्य रूप से मोर्चों और दूसरे जो प्रकोष्ठ हैं पार्टी के, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी थे मेन उनको बुलाया गया था, उनको सुना गया था। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, और फिर जिन लोगों ने पिछला इलेक्शन लड़ा था, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उन 68 लोगों के साथ पिछले कल बैठक हुई थी। पहले दिन कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, दूसरे दिन भी कोर ग्रुप की बैठक का एक राउंड हुआ था, और दूसरे दिन कल शाम को विधायक और जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, अभी चेयरमैन है या नहीं भी हैं, उन सब लोगों का वहां पे मंथन में उनको बुलाया गया था, और उनको भी कुछ ताकीद दी गई थी। लेकिन आज जब मोर्चों, प्रकोष्ठों और दूसरे जो बीजेपी की कमेटियां हैं, उनके अध्यक्षों की जब बैठक हुई, तो उसमें आज एक बात मूल रूप से जो सामने आई वो ये आई कि सबने कहा कि चुनाव आ जाएगा, हम भी इलेक्शन मोड में आ जाएंगे, बीजेपी भी जीत सकती है। लेकिन बड़ी समस्या है कि कांग्रेस भले जो है अभी उस बीजेपी के समक्ष जो है नहीं टिकती कहीं भी, और बीजेपी के बराबर सक्षम नहीं दिख रही है, लेकिन महंगाई का जो दंश है वो बीजेपी को परेशान कर सकता है। ये कई लोगों की एक सोच थी वहां पे कि बाकी सब तो ठीक है, कांग्रेस भी नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसा डर लोगों को सता रहा है कि जब चुनाव होगा तो महंगाई डायन खा जाएगी, क्योंकि महंगाई से हर आदमी परेशान है। तुलनात्मक अध्ययन आप रोज देख रहे होंगे कि पिछले साल तेल के दाम जो थे और अब के जो दाम है उसमें 50 से 70 रुपए का फर्क है। दालों के दामों में भी 15 से 25 रुपए का फर्क है। हर चीज में फर्क है। पेट्रोल के दाम 100 को छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 100 होने को हैं, और कई जगह हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है वो परेशान है। महंगाई डायन के डंक को कैसे बचाया जाए, कैसे इससे बचा जाए, और कैसे आगे जाके चुनावी बेतरनी से पार हो, इसको लेकर बीजेपी परेशान है। हालांकि इस पूरी के पूरे मंथन को ये माना जा रहा है कि एक गियर अप राउंड था ये, और एक सीधा संकेत तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जो पार्टी से जुड़े हैं उनको दे दिया गया है कि आप इलेक्शन मोड में आ जाइए। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि सबने कहा कि इलेक्शन मोड में तो आ जाएंगे, लेकिन महंगाई को लेकर जब कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो इसको लेकर देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता है। उधर आज हिमाचल प्रदेश के लिए जवाबों वाला ही दिन था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम क्या जवाब देंगे महंगाई को लेकर, लेकिन जवाब जो है अब एनजीटी, राष्ट्रीय हरित पंचायत, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, वो भी मांग रहा है। एनजीटी की एक स्पेशल टीम ने आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज
जस्टिस जसवीर सिंह के नेतृत्व में ऊना में स्वां के उन जगहों का दौरा किया। खासतौर से 2 साइट्स पे वो गए जहां पे अवैध खनन के मामले लंबे अरसे से रिपोर्ट हो रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अवैध खनन की खबरों की रिपोर्टिंग हुई तो कुछ मीडिया वालों पे भी इंक्वायरियां लगी, उनको भी थाने बुला के पूछा गया। उसके बाद जब माननीय पुलिस प्रमुख ऊना के दौरे पे गए तो उन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि इस मामले में हमारे पास तो कार्रवाई का अधिकार ही नहीं है। इसके बाद ये सारी चीजें जब एनजीटी के पास पहुंची, स्वतः संज्ञान के तहत एनजीटी ने इधर अखबारों से मीडिया के माध्यम से चीजें देखी कि ऐसा हो रहा है, तो एनजीटी ने ऊना के एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट से एनजीटी खुश नहीं था। एनजीटी को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एनजीटी ने एक फुल फ्लैश्ड 5 लोगों की बेंच, जिसको आप कह सकते हैं 5 लोगों की टीम, 5 लोगों की बेंच गठित की जस्टिस जसवीर सिंह की अध्यक्षता में, और आज उसने ऊना में लोअर बसाल का दौरा किया और इसके अलावा एक क्रशर का भी, अपर बसाल में भी एक क्रशर का निरीक्षण किया। और एनजीटी के अध्यक्ष, जो टीम के अध्यक्ष आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जस्टिस जसवीर सिंह ने कि लाइसेंस्ड एरिया में भी और अनलाइसेंस्ड एरिया में भी माइनिंग हुई है और बड़े भयंकर तरीके से हुई है। उन्होंने पंजाबी के एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बड़ी डूंगी खुदाई हुई है। दैट मीन्स जितनी अलाउड की थी उससे कहीं ज्यादा, नियमों को ताक पे रख के दोनों ही तरह के। अनलाइसेंस्ड भी हुई है, वो तो अवैध है ही है, लेकिन जहां लाइसेंस मिला भी था वहां पे भी जो नियम थे उनको ताक पे रख के खुदाई हुई है। ऐसी स्थिति में एनजीटी ने कुछ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कुछ कठिन प्रावधान करने होंगे, कुछ कठिन बंदिशें लगाई जा सकती हैं। यहाँ पे अभी आप कोविड की बंदिशें देख रहे होंगे, यहाँ भी दिखाई दे, लेकिन ये ठीक है, एनजीटी लगाएगा, रोक लगाएगा, बड़ी अच्छी बात है, लगनी चाहिए। पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार इससे बैकफुट पे आ गई है। सरकार के नुमाइंदे बार बार कहते कि ऐसा कुछ नहीं है। एनजीटी की टीम आ गई, अब किस मुंह से कहेंगे कि कुछ नहीं है। एनजीटी की टीम कह रही है कि हाँ वायलेशंस हैं, लाइसेंस्ड एरिया में भी हैं और अनलाइसेंस्ड एरिया में। जैसे ही एनजीटी की टीम ने यह कहा, जस्टिस जसवीर सिंह ने, कि अनलाइसेंस्ड एरिया, तो ये तो तय हो गया कि अवैध खनन हो रहा है, क्योंकि जिस एरिया का खनन नहीं है अगर उसमें खनन हो रहा है, अनलाइसेंस्ड है, जिसका लाइसेंस नहीं है, तो वो तो अवैध है। तो ये चीज तो तय हो गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष या कुछ मीडिया की जो है घड़ी हुई कहानी है, उन लोगों को अब जवाब देना होगा। जवाब इसलिए भी देना होगा कि जनाब पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई एनजीटी ने करी है। ऐसा नहीं है एनजीटी ने कार्रवाई नहीं की। एनजीटी ने तारा देवी जंगल वाले मामले में भी कार्रवाई की थी, कॉस्ट लगी थी उसमें। एनजीटी ने रोहतांग वाले मामले पर भी पूरा ध्यान रखा, लेकिन फुल फ्लैश्ड बेंच को भेजा हो ये पहली बार हुआ है। ये हमारे लिए शर्म का मामला है। सरकार किसी की भी हो, इस तरह की कार्रवाइयों के लिए अगर टीमें बाहर से आ रही हैं तो निश्चित तौर पे चीजें ठीक नहीं है और उनको सही करना होगा जी। तो ये मामला है। आज कुल मिला के 298 केसेज आए हैं, 585 ठीक हुए हैं। जो केसेज आए हैं उनकी भी मैं आपको चर्चा बारी बारी से कर दूंगा, लेकिन अभी जो है सबसे पहले रुख करते हैं। और इसके अलावा 9 डेथ हुई हैं जी। आज जो डेथ हुई हैं वो कांगड़ा में 4 डेथ हुई हैं। 76 साल के मेल भीड़ से, और 45 साल के मेल 53 मील नगरोटा बगमा के पास, 70 साल के मेल जो है वो ठेड़ा बैजनाथ से, और 70 साल की फीमेल जमानाबाद से। तो 3 मेल और 1 फीमेल, 4 लोगों की डेथ हुई है कांगड़ा में। मंडी में 2 डेथ हुई है। 65 ईयर्स मेल कुमी बल के रहने वाले, और अपर लसराना गांव से 57 ईयर्स के मेल। 2 डेथ हुई है मंडी में, दोनों मेल हैं। ऊना में 83 ईयर्स के मेल, विलेज चाक ठट्ठड़ में पड़ता है जी, ये ठट्ठड़ के पास पड़ता है, वहां पर डेथ हुई है। चंबा में 81 ईयर्स के मेल की डेथ हुई है, अपर ध्रोग के रहने वाले हैं। हमीरपुर में 69 ईयर्स के मेल की डेथ हुई है। कुल मिला के ये 9 डेथ आज हुई है। गवर्नमेंट का बुलेटिन 10 कह रहा है, हमने कल ही कह दिया कि जो शिमला वाली जो डेथ थी वो आज होगी, तो उन्होंने उसको आज जो है वो रजिस्टर किया है, तो उसका आज आया है। इसके अलावा जो केसेज आए हैं उनकी भी मैं आपको चर्चा कर दूं। सोलन से शुरू करेंगे जी। सोलन में आज 16 केसेज आए हैं, कोई डेथ नहीं हुई है। सोलन शहर में आज कोई केस नहीं है। नालागढ़ से 1 केस आया है, ये रैट पे है। बद्दी वाले एरिया से भी 6 केसेज आए हैं, ये आरटीपीसीआर पे हैं। धर्मपुर एरिया से सिर्फ 1 केस रैट पे है। कंडाघाट से 2 केस, दोनों रैट पे। एमएमयू से रैट पे 1 केस। चंडी वाले एरिया से कोई केस नहीं, चंडी कसौली वाला एरिया है। अर्की ब्लॉक से 5 केस आए, 1 आरटीपीसीआर पे, 4 रैट पे जी।
परवाणु से कोई केस नहीं, अदर्स में कोई केस नहीं। 7 केस आए हैं RT-PCR पे, 9 आए हैं रैट पे, कुल मिला के 16 केस आए हैं जी। शुल्क के बाद रुख करेंगे कुल्लू का। वहाँ सिर्फ 6 लोग पॉजिटिव आए हैं और 6 के 6 ही जो है कुल्लू वाला ही जो एरिया है वहाँ से हैं। इसमें एक धर्मशाला से टूरिस्ट गया है, इसको आइसोलेट किया गया है मनाली में, और क्रिंगचा और नैनसेरी से एक एक केस है। इसके अलावा फोजल रूंगा फोजल वैली का गांव है, वहाँ से एक केस है, और जरी ब्लॉक से जो है रोंगड़ा थेला पारला भुंतर खोपरी बलियानी, यहाँ से एक एक केस है। कुल मिला के कुल्लू में जो है आज 6 केस है। 6 ही केस लाहौल स्पीति में आए हैं, 3 केस केलोंग से हैं, 3 जो है काजा वाले बेल्ट से यानी स्पीति से, 3 लाहौल से, 3 स्पीति से। और इसमें जो है 3 जो है दोनों जगहों पे जो है 3 लोग जो है, 2 लोग केलोंग में और एक स्पीति में, ये पाए गए हैं BRO के मजदूर हैं, और 3 बाकी जो 3 हैं वो स्थानीय हैं जी। ये लाहौल स्पीति के बाद किन्नौर में भी 6 हैं। कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में आज 666 केसेज आए हैं जी, कुल मिला के 6 केसेज आए हैं। तो ये जो 6 केसेज आए हैं उसमें 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं। इसमें से एक केस बारंग से, एक मामला रिकांगपियो से, एक मामला पांगी से, एक कोठी से, और 2 मामले जो है लियो के हैं किन्नौर में जी। सिरमौर में आज 19 केस आए हैं, इसमें से 18 केसेस की डिटेल हमारे पास है और एक ट्रू नॉट का उसकी डिटेल नहीं है, जिसमें 18 केसेस में से 5 जो है वो नाहन से हैं, नाहन सब डिवीजन से, एक राजगढ़ सब डिवीजन से, एक पच्छाद सब डिवीजन से, और 11 जो है वो पोंटा साहिब वाले सब डिवीजन से हैं। कुल मिला के 19 केस वहाँ पे आए हैं और एक ट्रू नॉट पे है जिसकी हमको जानकारी दी गई है। 15 केसेस हमीरपुर में आए हैं, इसमें से 9 लोग जो हैं वो रैट पे हैं और 6 RT-PCR पे। जो रैट पे आए हैं उसमें बग्गी गांव है डखेड़ा बिजली के पास, वहाँ से 13 साल का एक लड़का पॉजिटिव आया और 9 साल की एक लड़की पॉजिटिव आई है। कनकरी गांव से 24 और 22 साल की 2 युवतियां पॉजिटिव आई हैं। गांव बहना के 22 साल के युवक को पॉजिटिव पाया गया। चबूतरा की 32 साल की महिला पॉजिटिव आई है। बारी मंदिर से 62 साल का व्यक्ति और लड़ा की 32 वर्षीय महिला की रिपोर्ट भी जो है पॉजिटिव आई है। ये केस है लड़ा गलोड में। इसके अलावा 6 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं RT-PCR में। इनमें से टिहरा के 43 वर्षीय व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है और 26 साल की महिला भी टिहरा से पॉजिटिव है। सुजानपुर के वार्ड नंबर 5 से 22 साल की युवती, भोरंज के गांव डूंगरी से 27 वर्षीय व्यक्ति, झनियारा क्षेत्र से गांव छाल उपरला की 28 वर्षीय महिला और हलाना के 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट जो वो पॉजिटिव आई है। ये हमीरपुर का मामला है। 15 केसेज हैं। 10 केसेज आज बिलासपुर में आए हैं, जिसमें से फ्लू OPD रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर से एक केस है, ये नमोल का रहने वाला है, 36 साल का है। एक हाई रिस्क कॉन्टेक्ट है प्युंगली गांव से, ये 67 ईयर्स की एज है, और एक श्री नैना देव जी एरिया से केस है, थपना गांव से वो है। इसके अलावा जो बाकी 7 केस है उसमें 3 केस जो है कोट गांव से हैं, घुमारवी के कोट गांव से है। 2 केस ओल्ड बस स्टैंड घुमारवी के पास से हैं। एक जो है लोहारवी से है केस मटवाना गांव से, और एक जो है आशा माजरी पोस्ट ऑफिस जुखाड़ा तहसील सदर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से केस है। 10 केस जो है यहाँ के हैं बिलासपुर के। शिमला की बात कर ले, शिमला में 32 केस आए जी, और बालूगंज से 2 केस है, ढली से 2 केस है, कुसुम्पटी से 3 केस है, महली से 3 केस है, IGMC से 2 हैं, खेटू से 2 केस हैं, मशोबरा से 2 केस हैं, जुब्बल कोटकाई से 2 हैं, रामपुर से 2 हैं, चिड़गांव से 1 है, रोहडू से 6 हैं, डोडरा से 1 केस है। कुल मिला के 32 केसेज आए जी शिमला में आज। और अब बात मंडी की कर लेते हैं। मंडी में 59 केसेज आए हैं। इनफैक्ट धर्मशाला में 84 आए हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा बैच जो मंडी से आया। मंडी में 59 केसेज जो आए हैं उनकी मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। एहजू से 6 मामले आए हैं, मचकेड़ गांव है एहजू का, वहां से। चलारग से 9 मामले हैं, जोगिंदरनगर से ओवरऑल 6 मामले आए हैं, पद्धर से 4 मामले आए, ढाबन से हमारे पास जो है 2 मामले हैं, थुनाल से 4 हैं, करसोग से 5 हैं, सुंदरनगर वाले एरिया से 4 हैं, ओवरऑल बल से 8 मामले हैं, बलदौड़ा से 5 हैं, सैंड कमांद यहाँ से 1 केस है, मंडी शहर से जो है जवाहर नगर से 1 केस है, और 1 केस जो है गुटकर से है। 59 केसेज जो है वहां पे आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में जो 84 केसेज आए हैं उसमें धर्मशाला से 20 केस हैं, 11 केस पालमपुर वाले एरिया से हैं, कांगड़ा शहर के 17 केस हैं, नगरोटा बगांव से 8 हैं, बैजनाथ वाले एरिया से 9 केस हैं, देहरा वाली जो बेल्ट है, देहरा ज्वालामुखी खुंडिया वाली, उसमें से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, नूरपुर फतेहपुर वाला जो बेल्ट है उसमें से 8 लोग पॉजिटिव हैं, शाहपुर से 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, और बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग एरिया से। जो बड़ा संक्रमण सामने आया वो सराह में एक संस्थान है, शिक्षण संस्थान,
वहाँ से 12 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा मधेड़, चौबीन और कुकलाना में जो है केसेज आए हैं। बात चंबा की कर लेते हैं। चंबा में आज एक डेथ हमने आपको बताया 81 साल के अपर रोग से, और इसके अलावा 34 केसेज जो हैं चंबा में आए हैं। इन 34 केसेज में जो है लोअर धरोग से मोहल्ला लोअर धरोग से, इसके अलावा मोहल्ला रामगढ़ से 2 केस हैं, भले ही चंबा से केस है। भरमौर से हमारे पास 6 केसेज हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी के भी केस हैं। गरोला से 2 केस हैं, मुख्य संक्रमण गरोला में भी है। इसके अलावा नूरपुर के जोंटा से 2 केस हैं, ग्यूरना से केस है, हिमगिरी से केस है, चौड़ी से 2 केस हैं, समलेऊ वाला एरिया जो है वहां से 3 केस हैं, बेही से केस है, बडराम से 2 केस हैं, पुखरी ब्लॉक जो है वहां से 3 केसेस हैं, और बाकी जो है अलग अलग एरिया से हैं। ग्रोहन, गुलेल, ये ड्यूर से 4 केस है हमारे पास। ड्यूर वाला जो पोस्ट ऑफिस ड्यूर के तहत जो है डलोई, मकोली, ग्रोहन और विलेज गुलेल, ये ड्यूर में पड़ते हैं। ड्यूर से 4 केसेस हैं। कुल मिला के आज 34 केसेस जो हैं वहां पॉजिटिव आए हैं। अब ऊना की बात करें तो ऊना में 11 लोग पॉजिटिव हैं, जिसमें से 5 लोग जो हैं ग्रेट और अंब से हैं, 1 हरोली से है, 1 बंगाणा से है, 4 लोग जो है शहर से पॉजिटिव आए हैं, और 1 जो है टू नॉट पे जिसका एड्रेस नहीं दिया गया। 11 लोग पॉजिटिव आए हैं इसमें से आज ऊना में, और 1 डेथ हुई है जो हमने आपको बताया ठट्ठल के साथ चाक गांव है वहां की। जी, तो ये 298 केसेस की डिटेल थी। 585 लोग आज रिकवर भी हुए हैं। 16 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 62 रिकवर हुए हैं चंबा में, 41 रिकवर हुए हमीरपुर में, 158 रिकवर हुए हैं कांगड़ा में, और 17 रिकवर हुए हैं किन्नौर में, 31 रिकवर हुए कुल्लू में, 6 रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 105 रिकवर हुए हैं मंडी में, शिमला में 70 रिकवर हुए हैं, 14 रिकवर हुए हैं सिरमौर में, 11 रिकवर हुए हैं सोलन में, 54 रिकवर हुए ऊना में। कुल मिला के 585 की रिकवरी, जिसके बाद 3430 केस हमारे पास रह गए हैं। 104 केस एक्टिव हैं बिलासपुर में, 372 हैं चंबा में, 275 हमीरपुर में, 804 एक्टिव केस हैं कांगड़ा में, 108 केस किन्नौर में, 175 केस कुल्लू में, 45 केस लाहौल स्पीति में, 402 केस अभी भी मंडी में एक्टिव हैं, और कांगड़ा के बाद इनफैक्ट मंडी में सबसे ज्यादा केसेज हैं। 381 केस शिमला में एक्टिव है, 246 सिरमौर में एक्टिव रह गए हैं, 231 सोलन में एक्टिव है, 287 जो है अभी ऊना में एक्टिव है। कुल मिला के हमारे पास जो अब तक की डेथ है वो 3418 हो चुकी हैं, और आज जो सैंपल लिए गए 20,218 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1457 सैंपल हुए बिलासपुर में, 1525 सैंपल हुए हैं चंबा में, 1506 सैंपल हुए हमीरपुर में, यहाँ कोई पेंडिंग नहीं है जी। 4791 सैंपल हुए हैं कांगड़ा में, 40 पेंडिंग है, 185 किन्नौर में, कुल्लू में 914, लाहौल स्पीति में 176, मंडी में 3388, यहाँ कोई पेंडिंग नहीं है। 1745 शिमला में, यहाँ भी कोई पेंडिंग नहीं है। 1511 सैंपल सिरमौर में, 500 पेंडिंग है। 1282 सोलन में हुआ, 10 पेंडिंग है। 1735 सैंपल लिए गए ऊना में, कोई पेंडिंग नहीं है। तो कुल मिला के 593 की पेंडिंग है। 20,218 में से 15,661 रेड पे हैं, और 4,557 जो है वो आरटीपीसीआर पे हैं। उधर बेड की संख्या और घट गई है आज, क्योंकि मरीज घट रहे हैं तो पता नहीं बेड कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, उस तो उनको रैप अप कर रहे हो। तो बेड की संख्या आज और 40 घट गई है जी। घटते घटते ये 4400 पहुंच गई थी, लेकिन अब 3800 रह गई है हमारे पास, 3805, और 3240 इसमें से वेकेंट है। 565 बेड जो ऑक्युपाइड है, जिसमें से 177 ऑक्सीजनेटेड हैं, ऑर्डिनरी है माफ कीजिएगा, ORD हैं, और ऑक्सीजनेटेड बेड 289 है, 289, और 99 लोग ऐसे हैं जो ICU बेड्स पे जो है वो रखा गया, जिनको वेंटिलेटर भी आप बोल सकते हैं एक तरह से, वहां पे रखे हैं। तो कुल मिला के 565 लोग ही अभी इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में हैं। बाकी जो है लगभग 3,2900 समथिंग वो जो है होम आइसोलेशन में है जी। तो ये इस वक्त की खबरें हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट जरूरी है क्योंकि कल से WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है जी। उसका फाइनल हो रहा है बेसिकली। चैंपियनशिप तो कई दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि कई जगहों से मार्किंग देखी जा रही थी इनकी, और कुछ जो है उसमें तय कर दिया गया था कि फलां टीम की जो है ये जो दौरे होंगे ये टेस्ट चैंपियनशिप में लिए जाएंगे। तो आज जो है अब घोषित हो गई टीम इंडिया की 11। 15 लोगों की पहले सुबह हमने आपको बताया था घोषणा हुई है, क्योंकि प्रोटोकॉल WTC का 15 का है। अब जो लास्ट प्लेइंग 11 है उसकी जो है घोषणा हो गई है। इसमें 2 स्पिनर 3 पेसर के साथ भारतीय टीम ने उतरने का तय किया है, यानी 5 बैट्समैन 5 बॉलर, जिसमें कुछ हरभजन मौला भी होंगे 2, और 1 विकेट कीपर जी।
तो ये जो है प्लेइंग 11 घोषित हो गया। अश्विन और जडेजा स्पिन डिपार्टमेंट संभालेंगे। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा पर पेस बॉलिंग की जिम्मेदारी रहेगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे। बुमराह, जडेजा और शमी की ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद जो है टीम में वापसी हुई है। जडेजा और शमी दिसंबर में चोट होकर बाहर हो गए थे, जबकि बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद शादी के लिए लंबी छुट्टी ली थी। तो अभी लंबे ब्रेक के बाद सारे के सारे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपन करेंगे और गिल ने प्रैक्टिस मैच में 135 बॉल पर 85 रन की पारी खेली है। हालांकि सेकंड ऑप्शन मयंक अग्रवाल और लोकेश राहुल भी थे, लेकिन उन पर भरोसा नहीं जताया गया। टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित ने 11 मैच, जो टेस्ट चैंपियन के मैच थे उसमें 11 मैच में 64.37 की औसत से 1030 रन बनाए हैं। 4 शतक भी वो जड़ चुके हैं। शुभमन ने 7 टेस्टों में 34.36 की औसत से 378 रन बनाए हैं। और टीम इंडिया में मिडिल ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है कप्तान कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर होगी। पंत प्रैक्टिस मैच में भी शतक लगा चुके हैं। उन्होंने 94 बॉल पर 121 रन बनाए थे जी। और कोहली ने जो टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट थे उन 14 टेस्टों में जो है 43.85 की औसत से 877 रन और पुजारा ने 17 मैचों में 29 की औसत से 818 रन बनाए हैं। और रहाणे ने जो है टेस्ट चैंपियनशिप के जो टेस्ट मैच थे उनमें सबसे ज्यादा 1095 रन बनाए हैं। उनका जो है 17 टेस्टों में 43.80 का उनका औसत रहा है। जहां ये मैच हो रहा है साउथहैम्पटन में, वहां पे 3 भारतीय जो हैं वही जो है 100 प्लस रन बना चुके हैं, अभी तक बना पाए हैं। ये क्योंकि वहां टेस्ट कम होते हैं इसलिए इस तरह से है। इसमें कोहली ने वहां 171 रन बनाए, उनका हाईएस्ट वहां 58 है। चेतेश्वर पुजारा ने 163 बनाया, उनका 132 हाईएस्ट है। अजिंक्य रहाणे ने 168 बनाया, उनका जो है बेस्ट जो है वो 50 मारी थी उन्होंने, 53 है। तो एकमात्र जो है चेतेश्वर पुजारा ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने इस भारतीय टीम में जिन्होंने इस ग्राउंड पे जो है शतक लगाया, 132 रन बनाए थे। तो क्या होता है क्या नहीं, कल नजरें रहेंगी सबकी। आप भी निश्चित तौर से जो है इसको देखिए और टीम इंडिया की जीत के लिए प्रे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और शिमला के नेरबा में पहाड़ी दरकने से जो है एक हादसा हुआ जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई, 5 घायल हो गए हैं। ये किसी गाड़ी में जा रहे थे और ऊपर चट्टाने गिरी और उसके बाद ये हादसा जो है वो पेश आया जी। तो ये अभी तक की खबरें थी। और एक बात फिर एक मैं अपडेट ले लेता हूँ जी, अगर कुछ आया है मेरे पास। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। तो हम लोग फिनिश करेंगे इसको। और आपसे एक गुजारिश हुई कि संक्रमण लगातार कम हो रहा है, केसेस लगातार कम आ रहे हैं और अब जो है 200-300 के बीच का मामला रह गया है। कभी 220 आते हैं, कभी 250 आते हैं, कभी 298 आते हैं। तो संक्रमण कम हो गया है, लेकिन यही सबसे बड़ा जो है सतर्क रहने का समय भी है, क्योंकि ऐसे में हम लोग थोड़े से ढीले हो जाते हैं और जैसे ही हम लोग लापरवाह होते हैं कोविड का जो है फिर से अटैक होता है। तो ये आपको जो है थोड़ा ख्याल रखना होगा अभी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च से फरवरी मार्च से हमने सबक सीखा है, और जिसने तब नहीं हमने सीखा था और उसने अप्रैल मई में जो है कहर बरपाया था, तो वो सबक आपने सीख लिया है। इसलिए आप जो है जून और जुलाई में खास एहतियात रखेंगे। और अगर जून और जुलाई में हम एहतियात रखते हैं तो निश्चित तौर से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो है केसेस बहुत ही कम आएंगे। उस तरह से लहर हमारे यहाँ रिबाउंस नहीं होगी जैसा कि माना जा रहा है। अन्यथा ये अगर फिर वैसे वाला मामला हुआ तो दिक्कत हो जाएगी जी। टेस्ट कम नहीं है जनाब, कौन कह रहा है कि टेस्ट कम है? टेस्ट 20,000 से ऊपर टेस्ट हुए, 20,218 टेस्ट हुए जी। तो ये है जी। तो ये बिल्कुल हो रही है पूजा ठाकुर, 18+ के लिए बुकिंग हो रही है और 21 तारीख से जो है आपके लिए और भी ज़्यादा वैक्सीनेशन के जो मौके हैं वो मिलेंगे। अभी तो पुराने पैटर्न पे ही हो रही है, लेकिन उसमें भी स्लॉट ज़्यादा है और नंबर ऑफ पीपल टू बी वैक्सीनेटेड जो है वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन 21 तारीख से कोई नया फार्मूला भी आता है, उसमें यह भी होता है कि हफ्ते के सिर्फ 2 दिन जो है वो 40 जो है और दिए जाएं उनको जिनको सेकंड डोज लगनी है, और बाकी जो है सारे मर्ज कर दिए जाएं। लेकिन अभी जो कंसंट्रेशन है अभी 18 से 44 पे है। 45+ और 60+ वाले जो है अब फर्स्ट डोज के लिए बहुत कम बचे हैं, उनका सेकंड डोज ही बचता है। तो सेकंड डोज के लिए हो सकता है कि 21 को कोई फॉर्मेट आएगा, अभी तय नहीं है इसलिए इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा संभव है कि फॉर्मेट आ जाए कि हफ्ते के 4 दिन तो लगेगी 18+ नॉर्मल जिसको भी लगेगी, उसमें 45 वाला भी कोई आ जाएगा तो आ जाए। लेकिन जो है
45 वालों को अभी भी ऑन सेट रहेगी, और सेकंड डोज जो वाले जो है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। 2 दिन उन्हीं के लिए रखे जाएंगे स्पेशल। लेकिन क्या होगा क्या नहीं ये वक्त बताएगा। अभी 21 तक तो जो है शेड्यूल वैसे ही चलेंगे जैसे हैं, तो आप वैसे ही बुकिंग कराइए जैसे करा रहे हैं। लेकिन अभी बुकिंग ज़्यादा मिल रही है और बहुत से लोगों की समस्या जो है हल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। इलेक्शन तो अभी तय नहीं है जी कब होंगे कब नहीं होंगे। माना जा रहा है कि अगस्त के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक में या मिड सितंबर में हो सकते हैं। ये इसके पीछे वजह कोविड भी है, और दूसरी वजह यह है कि कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी करवाना चाहते हैं ताकि अगली लहर आने से पहले हो जाए। लेकिन मानसून के दौरान जो इलेक्शन करवाने से थोड़ा गुरेज किया जाता है। तो अभी यहाँ मानसून तो हमारे यहाँ तो टेक्निकली देखा जाए तो 30 सितंबर को ही जाती है। लेकिन अभी देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। इस बार 13 दिन एडवांस में आई है, तो 13 दिन पहले भी चली जाएगी, तो 15 सितंबर के आसपास चली जाएगी, तो उसके आसपास होना चाहिए। मंदिर खोलने का फैसला जी अभी देखिए, बैठक जब कैबिनेट की अगली होती है अभी तय नहीं हुआ। माना जा रहा था पहले कि 18 को होगी, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है। तो अब जब भी कैबिनेट की बैठक होती है उसमें ही डिसाइड होगा मंदिर खोलने का मामला। लेकिन मुझे लगता है कि खोल जाने चाहिए, क्योंकि सेंटर ने जो ताकीद करी थी उसके बावजूद जो है हिमाचल प्रदेश में मंदिरों को बंद करवाया गया है। जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी हैं उसको स्थानीय प्रशासन ने बंद करवा दिया गया है कि आम आदमी के दर्शन उसमें नहीं होंगे। आप अपना जो सेंट्रल की जो टीम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे की या उनके जो बाकी कर्मचारी है वो आ जा सकते हैं मेंटेनेंस के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, रखरखाव के लिए। लेकिन अभी आम आदमी को उसकी इजाज़त नहीं दी गई है। तो यहाँ पे 40 मॉन्यूमेंट्स थे, उनमें यही व्यवस्था जो है लागू कर दी है स्थानीय स्तर पर राज्य की जो ताकीद है उसके अनुसार। तो यहाँ पे वो खुल के भी नहीं खोल पाए हैं आम आदमी के लिए। तो होपफुली नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि 21 से पहले पहले होनी है वो, और 21 से पहले पहले आपको जो है नई चीज़ों का भी पता लगना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, उसको देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डीटीसी की बस तो हिमाचल सरकार ओपन नहीं करेगी जी अभी। वो तो डीटीसी वाले ही जाने कि कब भेजना चाहते कब नहीं, ऐसा कोई उनसे चिट्ठी नहीं आई है रॉयल राजपूत जी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ सिलेक्टेड रूटों पर अप टू चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए जो बसें अब अगले दौर में चल सकती हैं। लेकिन चलेंगी नहीं चलेंगी तो अगला जब फैसला होगा तभी बताएंगे। अभी इसको ये जो है गप्पे मारने वाला काम हो जाएगा, एक तरह से जो है हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि हम कह दें कि ये भी होगा वो भी होगा। जो होगा आपके सामने आएगा। हम लोग जो है स्पेकुलेशन नहीं करेंगे और ना ही हम करते हैं। जो होता है वो बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।